आपका स्वागत है ओएस कॉमर्स क्लासेस में। आज एक नए वीडियो के साथ। आज देखिए, आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं बता रहा हूं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहला क्वेश्चन है ऋण पत्रों से क्या आशय है। दूसरा है पूर्वाधिकार अंशों से क्या है। पूर्वाधिकार अंशों की दो विशेषताओं को समझाइए। अयाचित लाभांश से क्या आशय है। गुप्त संचित से क्या आशय है। संचित पूंजी की परिभाषा दीजिए। अंश एवं ऋण पत्रों में क्या अंतर होते हैं उनको बताइए। उच्चन खाता क्या है। अंशों के हरण से क्या आशय है। ऋण पत्रों के निर्गमन के उद्देश्य बताइए। अंशों की अग्रिम याचना से क्या आशय है। अधिगत पूंजी का क्या आशय है। चुकता पूंजी से क्या आशय है। लाभांश किसे कहते हैं, अंतिम लाभांश किसे कहते हैं और पूर्वदत्त किसे कहते हैं। अब एक एक करके मैं आपको समझाता हूँ। पहला क्वेश्चन है ऋण पत्रों से क्या आशय है। जब कोई कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है और अपना बिजनेस शुरू करती है तो सबसे पहले वो अंशों का निर्गमन करती है। जब अंशों का निर्गमन कर लेती है फिर भी उसको पैसे की आवश्यकता होती है, तो वो पैसा किसी भी बैंक से, किसी संस्था से या व्यक्ति विशेष से ना लेके वो जनता से ऋण लेती है। उस ऋण के बदले जो जनता को प्रमाण पत्र देती है उसे ऋण पत्र कहते हैं। ये दीर्घकालीन होते हैं, इन पे एक निश्चित दर से ब्याज मिलता है, अधिकतर ब्याज छमाही दिया जाता है और ये कंपनी के लेनदार होते हैं। बहुत शार्ट में बताया है तो सीधा सा इतना ध्यान रखिए, किसी स्पेशल से ऋण ना लेके जनता से ऋण लिया जाता है, उसके लिए जो प्रमाण पत्र दिया जाता है उसे ऋण पत्र कहते हैं। कंपनी को लाभ हो चाहे हानि हो, इनको ब्याज देना पड़ेगा और ये कंपनी के लेनदार होते हैं। ठीक है। दूसरा है पूर्वाधिकार अंश किसे कहते हैं। पूर्वाधिकार अंश को जानने से पहले हम लोग अंश जान लें। अंश पूंजी का छोटे छोटा वो भाग होता है जिसमें इसकी पूंजी विभाजित होती है। इसका विरोध और आगे मैं बताऊंगा। ये दो प्रकार के होते हैं, एक पूर्वाधिकार अंश और समता अंश। पूर्वाधिकार अंश समता अंश से इतना आप लोग जान लीजिए कि पूर्वाधिकार अंश जैसे हम लोग परिवार से चले तो जो लड़कियां होती हैं जिन्हें हम लोग कन्या बोल सकते हो वो पूर्वाधिकार अंश है, और जो लड़के होते हैं उनको हम समतांश कह सकते हैं अपनी भाषा में। कैसे ऐसे उदाहरण समझाते हैं। अगर घर में कोई भी चीज़ अगर पहले बन के आती है तो क्या बोलते हैं, लड़कियों को पहले दीजिए और लड़कों को बाद में दीजिए। उसी तरीके से कंपनी में आते हैं वे अंशधारी जो कंपनी के लाभ होने पे सबसे पहले जिनको लाभांश मिलेगा उन्हें हम पूर्वाधिकार अंश कहते हैं, और जिनको पूर्वाधिकार अंशों के बाद लाभांश मिलेगा वो क्या होते हैं, समतांश। तो यानी लड़कियां हमारी पूर्वाधिकार हो गई और लड़के हमारे क्या हो गए, समतांश हो गए। दूसरा है अगर कभी भी अगर घर में कोई विपत्ति आ जाए, मान लेते हैं एक नाव पे बैठे हैं किसी गंगा जी में जा रहे हैं, कोई अगर घटना हो जाए तो क्या कहा जाए, लड़कियों को पहले निकालो, लड़कों को बाद में, क्योंकि उनको प्रेफरेंस पहले देना है। तो उसी तरीके से जब कंपनी के समापन में जाती है, कंपनी डूबने लगती है, तो सबसे पहले पैसा किसको दिया जाएगा, पूर्वाधिकार अंश को दिया जाएगा। इसके बाद जब पैसा किसको दिया जाएगा, वो समतांश को दिया जाएगा। तो कहने का मतलब है, आप अकाउंट की भाषा में आ जाए, वे अंशधारी जिनको कंपनी के लाभ होने पे पहले लाभांश मिलता है, और अगर कंपनी का समापन होता है तो समापन पे पूंजी पहले प्राप्त होती है, और इनको इसके नाम के आगे परसेंटेज अधिकतर लिखा होता है। 10% पूर्वाधिकार, इनको अधिमानंश भी कहते हैं। 15%, 20%, यानी लाभांश की दर पूर्व निश्चित होती है। ठीक है। अगला है पूर्वाधिकार अंशों की दो विशेषताएं बताइए। दो विशेषताएं पहले हमने आपको यही बता दी। सबसे पहले लाभ होने पे इन्हें लाभांश पहले मिलेगा, और कंपनी के समापन होने पे इनको पूंजी भी पहले ही प्राप्त होगी। सबसे पहले तो अच्छी सी दो ही विशेषता यही लिख सकते हो आप। अगला क्वेश्चन है अयाचित लाभांश से क्या आशय है। अयाचित लाभांश क्या होता है, इसको ना मांगा के लाभांश या लावारिस लाभांश भी कहते हैं। ऐसे अंशधारी होते हैं जब कंपनी कोई लाभांश घोषित करती है तो वो लाभांश लेने नहीं आते हैं, तो ये बकाया लाभांश कहलाया जाता है। ये दायित्व पक्ष में लिखा जाता है। कंपनी जो बैलेंस शीट हम लोग बनाते हैं उसके लायबिलिटी साइड में पड़ेगा। तो इसको क्या कह सकते हो, ऐसा लाभांश जिसको कोई मांगने वाला ना हो, जिसका कोई वारिस ना हमें पता चले, उसे हम अयाचित लाभांश या ना मांगा गया लाभांश या लावारिस लाभांश के नाम से जानते हैं। अगला है गुप्त संचित से क्या आशय है। गुप्त संचित क्या होती है। गुप्त संचित ऐसी संचय होती है जब कंपनियां बहुत लाभ कमाती हैं तो लोग क्या करती हैं, थोड़ा थोड़ा सा लाभ का हिस्सा चुपचाप निकाल के रख लेती हैं। तो इसलिए निकाल के रख लेते हैं कि भविष्य में कभी भी अगर जरूरत पड़ेगी तो इसकी भरपाई के लिए, अगर कोई अचानक घटना कंपनी में आ जाती है तो उसके लिए हम लोग
उससे पूरा कर सकते हैं। तो गुप्त संचय वो संचय होता है जिस कंपनी में होता विद्यमान होता है तो उसकी स्थिति जैसी दिख रही होती है उससे ये अच्छा होता है। इसका निर्माण कैसे हो सकता है गुप्त संचय का? जब हम इसमें लाभ इसका ह्रास यानी भवन पे, मशीन पे, किसी भी संपत्तियों पे ह्रास ज़्यादा लगा दें, गुप्त संचय बन जाएगा। या किसी दायित्व को हम ज़्यादा कर दें यानी उसको बढ़ा के दिखा दें तो मेरा गुप्त संचय हो जाएगा। बस इतना याद रखना है, गुप्त संचय एक ऐसा संचय होता है इसे छिपा हुआ संचय कहते हैं। ये आर्थिक चिट्ठी में दिखाया नहीं जाता है मगर कंपनी में विद्यमान होता है। अधिकतर ये बीमा कंपनियां और बैंकिंग कंपनियां बहुत बनाती हैं। और इसमें से अगर उदाहरण देखना चाहो तो सभी के घर में माता जी कुछ ना कुछ गुप्त संचय बनाया करती हैं जिसमें कि पापा को कुछ नहीं पता चलता है। लेकिन जब कभी भी अगर कभी पैसे की जरूरत पड़ती है तो माता जी कहती है ये लो लीजिए गुप्त संचय। तो पापा ये टेंशन रहते हैं कहाँ से पैसा आया, हमने तो दिया नहीं। तो वो उनका एक स्वभाव होता है कुछ ना कुछ संचय करके अलग से रख देना, ऐसा संचय गुप्त संचय कहलाता है। अगला, संचित पूंजी की परिभाषा क्या होती है? संचित पूंजी को हम लोग समापन पूंजी भी कहते हैं। ऐसी पूंजी जो कि कंपनी के जीवन काल में जिसका प्रयोग नहीं होना है, यानी अयाचित पूंजी का वह भाग जो मांगा नहीं जाता है किससे? जनता से। जब शेयर होल्डर्स होते हैं उनसे पैसा मांगा नहीं जाएगा, इसीलिए इसको संचित पूंजी या सुरक्षित पूंजी या समापन पूंजी कहते हैं। तो इसमें से इतना लिखना है आपको कि जब कभी भी ऐसी पूंजी जो कंपनी के जीवन में काल में इसका प्रयोग नहीं होता है, जब कंपनी का समापन होता है तभी इस पूंजी का प्रयोग किया जाता है। इसी को हम लोग संचित पूंजी, समापन पूंजी, सुरक्षित पूंजी कुछ भी कह सकते हो। बस ये कंपनी के जीवन काल में इसका प्रयोग नहीं किया जाएगा। प्रयोग करना जब कंपनी का समापन हो जाएगा। अगला है, अंश और ऋणपत्र में क्या अंतर है? अभी मैंने अंश की ऋणपत्र की परिभाषा बताई और शॉर्ट में अंश की बताई थी, फिर बताया जा रहा हूँ। अंश पूंजी का वह छोटा से छोटा टुकड़ा है जिसमें कंपनी की पूंजी विभाजित होती है। एक अंतर ये हो गया। दूसरा हो गया, अंश दो प्रकार के होते हैं, पूर्वाधिकार और समता अंश। तीसरा, कंपनी को अंशों पे लाभांश मिलता है। चौथा, कंपनी के वास्तविक स्वामी अंशधारी होते हैं। अब ऋणपत्रों पे आ जाए। ऋणपत्र क्या? ऋणपत्र एक ऋण का प्रमाण है, इसको एक निश्चित दर से ब्याज मिलता है, लाभांश नहीं मिलता है। ऋणपत्र कई प्रकार के होते हैं और ऋणपत्र को जो धारण करता है उसे हम ऋणपत्रधारी कहते हैं। ये कंपनी के लेनदार होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, उच्चंत खाता किसे कहते हैं? उच्चंत खाता को अंग्रेजी में सस्पेंस अकाउंट कहते हैं, हिंदी में उदरता खाता भी कहते हैं। ये होता क्या है? जब हम लोग बैलेंस शीट बनाने जाते हैं तो इसके पहले मुझे तलपट चाहिए होता है, ट्रायल बैलेंस चाहिए होता है, जो कि पहले जर्नल बनता है, जर्नल के पहले खाता बही, जर्नल के बाद खाता बही, खाता बही के बाद तलपट बनता है। तलपट का हम लोग योग करते हैं। जब तलपट का हम लोग योग करते हैं और योग किन्हीं कारणों से वो मिलता नहीं है और हमें जो निर्णय लेने होते हैं, यानी बैलेंस शीट बनाना बहुत अनिवार्य होता है, समय कम होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उस अंतर को हम लोग एक खाते में लिख देते हैं। जिस खाते में लिखते हैं उसका नाम उच्चंत खाता होता है। और जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं, अगर ये डेबिट में होता है तो इसे संपत्ति पक्ष में, और अगर ये क्रेडिट में होता है इसे दायित्व पक्ष में लिख देते हैं। अब इसको जब हम बैलेंस शीट बना चुके होते हैं, अपने देख लेते हैं कि मेरी लाभ हुई, हानि हुई, या मेरी बैलेंस शीट क्या में हमारी लायबिलिटीज़ कितनी है और असेट्स हमारी कितनी है, फिर हमारे पास समय होता है तो हम लोग क्या करते हैं, फिर दोबारा उसे चेकिंग करना करते हैं, चेकिंग करना शुरू कर देते हैं। शुरू करने पे हमें जैसे जैसे गलतियां मिलती जाती हैं तैसे तैसे ये हमारा उच्चंत खाता स्वतः बंद हो जाता है। इसे बंद करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती, ये स्वतः ही बंद हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे गलतियां हमें मिलती जाएंगी ये खाता अपने आप क्लोज होता चला जाएगा। तो शार्ट में क्या कह लें, जब तलपट का योग नहीं मिलता है, योग ना मिलने पर जितने से हमारा जो भी पक्ष कम पड़ रहा होता है उतने को हम जिस खाते में लिखते हैं उसे हम लोग उच्चंत खाता कहते हैं। अगर ऋणी पक्ष में होगा तो असेट्स में जाएगा यानी संपत्ति में जाएगा, धनी पक्ष में होगा तो ये लायबिलिटीज में जाएगा। अब मैं यहाँ तक आ चुका हूँ। अंशों के हरण से क्या मतलब है? अंशों का हरण क्या होता है? जब कोई भी अंशधारी कंपनी के याचनाएं चुकाने में असफल रहता है, चाहे अलॉटमेंट हो, चाहे फर्स्ट कॉल हो, चाहे सेकेंड कॉल हो, यानी कोई भी याचना चुकाने में आपका असमर्थ रहता है तो उसे एक लीगल 14 दिन का नोटिस भेजा जाता है। फिर भी वो पैसा नहीं देता है तो कंपनी उसके अंशों को जब्त कर लेती है। इस जब्त करने की क्रिया को हम लोग अंशों का हरण करना कहते हैं। फिर शॉर्ट में जब कंपनी का बकाया पैसा कोई अंशधारी नहीं दे पाता है, उसको 14 दिन का नोटिस दिया जाता है कि मेरा पैसा दे जाइए आके।
फिर भी वो नहीं देता है तो कंपनी उसके अंशों को जब्त कर लेती है। यहीं पे आप लोग समर्पण भी सुन लीजिए। अंशों का समर्पण क्या होता है? जब कोई अंशधारी कंपनी का पैसा देने में असमर्थ होता है तो स्वतः ही अपने अंश आके वहाँ पे सरेंडर कर देता है कि अब मैं आपके अंशों को नहीं आगे चला पाऊंगा, तो ये मेरे अंश आप ले लीजिए। तो उसे हम लोग अंशों का समर्पण कहते हैं। और जो अंश कंपनी खुद उठा के लाती है उसे क्या कहते हैं? हम लोग अंशों का हरण कहते हैं। अगला, यहाँ पे ऋणपत्रों के निर्गमन के उद्देश्य क्या है? ऋणपत्रों के निर्गमन के उद्देश्य बिल्कुल वही जो ऋणपत्र है वही, क्योंकि सबसे पहले मुझे क्या होता है, ये पूंजी मुझे ऋण के रूप में मिलती है। इसमें हमें एक सिर्फ निश्चित दर से ही ब्याज देना होता है। तो उद्देश्य हो गए। इसको धारण जो करता है उसे ऋणपत्रधारी कहते हैं। तो ये बाहरी लेनदार होते हैं, ये हमारी कंपनी चलाने में कोई डिस्टर्ब नहीं करते हैं और इनको एक समय सीमा के बाद इनका हम क्या भुगतान कर देते हैं, जिससे कि कंपनी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आगे, अंशों की अग्रिम याचना से आप क्या समझते हैं? अंशों की जो अग्रिम याचना होती है, जब कोई भी अंशधारी समय से पहले हमारा भुगतान कर देता है। जैसे किसी की याचना है, प्रथम याचना है और द्वितीय याचना है, तो उसने द्वितीय याचना का पैसा पहले प्रथम याचना पे अगर दे दिया तो उसे हम अग्रिम याचना कहते हैं। अग्रिम याचना पे इसमें ब्याज भी मिलता है। जो अग्रिम याचना होती है, पहले तालिका आपकी ए चलती थी, अब नए अधिनियम में तालिका एफ चलने लगी। एफ के हिसाब से उसमें आपका 12% ब्याज हो गया, पहले आपका 6% था। ठीक है। अब अधिकृत पूंजी का क्या आशय है? अधिकृत पूंजी क्या होती है? जिस पूंजी से कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है, इसको नाम मात्र की पूंजी भी कहते हैं और इसको आपका अंकित पूंजी या कहते हैं। मतलब जिससे इसका होता है, इसका चिट्ठे में उल्लेख तो होता है लेकिन इसका टोटल में शामिल नहीं किया जाता। जब हम लोग पार्षद सीमा नियम बनाते हैं उसमें जिस पूंजी का उल्लेख है, इसीलिए इसका नाम पंजीकृत पूंजी भी कहा गया है। तो जिस पूंजी से कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है, जो कंपनी की सबसे बड़ी पूंजी होती है, इससे ज़्यादा वो अंशों का निर्गमन नहीं कर सकती है। उसकी वैल्यू बढ़ सकती है, जैसे 100 रुपये के अंश है वो 1 लाख का अंश हो सकता है, लेकिन उसके जो शेयर अगर 1 लाख हैं या 10,000 है, वो 10,000 ही रहेंगे उसकी लाइफ में, जितने से उसका रजिस्ट्रेशन हुआ। जब तक उसमें रजिस्ट्रेशन में कोई संशोधन नहीं कराया जाता तब तक उसकी अधिकृत पूंजी उतनी ही रहेगी। चुकता पूंजी किसे कहते हैं? जब कोई कंपनी अपने अंशों को निर्गमन करना चाहती है तो उसकी निर्गमित पूंजी होती है। उसके बाद उसमें से उसकी आवेदित पूंजी आती है, जो लोग उसे प्रार्थना पत्र देते हैं, और उसमें से जब ये कंपनी उससे याचना करती है, जिसे हम याचित पूंजी कहते हैं, याचना करने पे जो व्यक्ति होते अंशधारी होते कितना पैसा चुका देते हैं, उसे हम लोग चुकता पूंजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, लाभांश किसे कहते हैं? जब कंपनी को लाभ हो जाता है तो वो अपने अंशधारियों को लाभ देने के लिए बंटवारा करती है। तो यहाँ इतना जान लीजिए, विभाज्य लाभ का वह हिस्सा जो अंशधारियों में उनके अंश के हिसाब से बांटा जाता है, उसे हम लोग लाभांश कहते हैं। विभाज्य लाभ कौन सा होता है? सबसे पहले गत वर्ष का लाभ और चालू वर्ष का लाभ दोनों जोड़ देते हैं। उसमें से आवश्यक संचय करने के बाद जो लाभ इसलिए उपलब्ध होता है कि अब मुझे अंशधारियों में ये बांटना है। जब अंशधारियों को बांटेंगे तो उनको हर एक के अंश के हिसाब से बांटेंगे, इसीलिए इसका नाम पड़ा लाभांश, यानी लाभ धन अंश। यानी अंशधारियों को उनके जो अंश हैं, टुकड़े हैं, जितने के हिसाब से उसमें से उसको मुझे लाभ बांटना है। अगला है, अंतिम लाभांश किसे कहते हैं? अंतिम लाभांश जब कंपनी के आर्थिक चिट्ठा यानी बैलेंस शीट बनाई जाती है, उस डेट को जो लाभांश घोषित किया जाता है उसे हम लोग अंतिम लाभांश या फाइनल डिविडेंड कहते हैं। अंतरिम लाभांश किसे कहते हैं? जब कंपनी कोई बीच में ऐसी असाधारण सभा करके कोई लाभांश घोषित करती है, जिसे हम लोग कंपनी के जब 2 वार्षिक बैठकों के बीच में जो लाभांश घोषित किया जाए उसे हम लोग अंतरिम लाभांश या इंटरनल डिविडेंड कहते हैं या इंटरम डिविडेंड कहते हैं। याद रखना है, यहाँ पे इंटरनल डिविडेंड घोषित हो गया अंतरिम लाभांश, अगर उसका भुगतान नहीं हुआ तो कंपनी उसे भुगतान करने से मना भी कर सकती है। लेकिन अंतिम लाभांश यदि घोषित हो गया है तो उसे वो मना नहीं कर सकती। तो वार्षिक बैठक पर जो लाभांश घोषित किया जाता है उसे हम लोग अंतिम लाभांश कहते हैं। अगला है, पूर्वदत्त व्यय किसे कहते हैं? पूर्वदत्त व्यय वो व्यय होते हैं जो हमने चुका तो दिए हैं लेकिन उनका जो अपूर्वदत्त वो व्यक्ति हैं, हाँ, जो हमने चुका तो दिए परंतु उनको हमने कोई उनका लाभ प्राप्त नहीं किया है।
ऐसे व्यय जो हमने चुका तो दिए लेकिन उनका मुझे लाभ प्राप्त नहीं हुआ, ऐसे व्ययों को पूर्वदत्त व्यय कहते हैं। ये आर्थिक चिट्ठी के संपत्ति में रखे जाते हैं, संबंधित रकम बैलेंस में घटाए जाते हैं। या यह कह सकते हैं जैसे कोई मोबाइल होता है हम लोगों का, हम लोग क्या करते हैं पहले प्री पेड कर देते हैं, यानी जो चीज़ हम पहले पेड कर दें। जबकि हमने मोबाइल में मतलब 600 का 1000 का 500 का रिचार्ज करा लिया, लेकिन अभी हमने बात नहीं की है। बात कब कर लेंगे, बाद में करेंगे, लेकिन हमने पैसा पहले दे रहे हो, कैसा होगा पूर्वदत्त हो गया। इसी तरीके से बिजली का बिल जैसे है वो हमारा आउटस्टैंडिंग आदत होता है कि हम लोग क्या करते हैं बिजली पहले प्रयोग कर लेते हैं और बाद में उसका बिल देते हैं, उसको पोस्ट पेड कहते हैं। जैसे पहले फ़ोन चलते थे लैंडलाइन वाले, तो आदत्य व्यय की परिभाषा यहीं पे क्या होगी, ऐसे व्यय जो हमने किए नहीं है परंतु हमने चुका दिए उन्हें हम आदत्य व्यय कहते हैं। और पूर्वदत्त व्यय किसे कहते हैं, ऐसे व्यय जो हमने चुका तो दिए लेकिन अब यानी हमने उसका पेमेंट तो कर दिया है लेकिन उनका हमने अभी यूज़ नहीं किया, यानी उनको हमने भी खर्च नहीं किया, ऐसे व्ययों को हम लोग पूर्वदत्त व्यय कहते हैं। दोनों में थोड़ा सा अंतर है, एक दायित्व में जाता है एक संपत्ति में जाता है। हो सकता है आपको ये वीडियो बहुत अच्छे लगे होंगे, तो आप लोग इनको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स कीजिए।